everyone, and good evening to all of you, each and everyone. Namaste, Sat Sri Akal, and Assalamu Alaikum, and Ram Ram, Jai Johar, Jai Chhattisgarh. I am myself Harsh Yadav, and I want to first of all thank Mr. Rohit Gupta sir who giving me this opportunity to come in front of you in the page of Pharmacist Ki Awaaz. And I am very honored that he gave me this opportunity to speak and have a conversation with you all. First of all, I want to introduce myself. My name is Harsh Yadav, and I had completed my B.Pharm from Guru Ghanshidas Vishwavidyalaya. After that, I done my Masters in Pharmaceutical Chemistry from Central University of Rajasthan. Then I had a 2-year experience as an assistant professor in private college. Then after that, from 2018, I am pursuing my research PhD from Indira Gandhi National Tribal University. That is also a central university in Madhya Pradesh. So our today's topic is what are the challenges and issues we face in the profession of India. तो यहाँ मैं अपने सारे जो भी चीज़ें हैं मैं उनको कुछ लेवल्स में डिसाइड करूँगा. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो फार्मासिस्ट है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, पीएचडी और फार्म डी, ये सारे कोर्स बने हुए हैं. इवन पीडीएफ भी है, दैट इज़ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप. तो इन सब के बारे में मैं लाइन से आगे बढ़ते जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो करंट सिचुएशन में, कंटेम्प्रेरी पोजीशन में वी आर ऑल फेसिंग हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डी फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन. जैसा कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है जो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट हो रहा है. और हम सब, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, बैचलर इन फार्मेसी हो, मास्टर इन फार्मेसी हो, पीएचडी हो, या जो भी इस फार्मेसी में जो भी हम कोर्स कर रहे हैं फार्म डी, हम सभी ऑल इन ऑल फार्मासिस्ट कम्युनिटी में आते हैं. वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फार्मासिस्ट. तो हमारा एक जो बेसिक जो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो ये होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आते हैं हमें उसे इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, उसे पढ़ना होता है, उसके बाद मेडिसिन को डिस्पेंस करना होता है और पेशेंट काउंसलिंग करनी होती है. अकॉर्डिंग टू द डिजीज डायग्नोस वी हैव टू डिस्पेंस द पर्टिकुलर मेडिसिन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन अ प्रिस्क्रिप्शन. वी हैव टू ऑल्सो काउंसल द पेशेंट. पेशेंट काउंसलिंग इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन. तो जब डिप्लोमा की बात आती है तो ये आपका एक 2 साल का कोर्स है जिसका जो भी आप हमारे इंडिया में जो भी वैकेंसी देखेंगे, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आप देखते हैं, वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमेशा ही डिप्लोमा इन फार्मेसी रहता है, अगर आपने देखा होगा तो. तो बात ये आती है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का रिक्वायरमेंट मिनिमम है. वो मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो एलिजिबिलिटी निकलती है उसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा जाता है. तो मैक्सिमम लोगों का जो कंसर्न होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी की तरफ रहता है, जिसके कारण आज के सिनेरियो में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने इसे एक बिजनेस के तौर पे डेवलप कर लिया है. जहाँ जो डिप्लोमा में जैसे 60 सीट्स अलॉट करती है अगर पीसीआई, तो उसको वो मैनेजमेंट कोटा और नॉन मैनेजमेंट कोटा या रेगुलर स्टूडेंट, नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ इस तरीके से जो कोशिश की जा रही है डिप्लोमा लेने की, बेसिकली जो बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं या जिनको मेडिकल शॉप खोलनी होती है या जो एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं मेडिकल का. मैं यहाँ नॉन रेगुलर की बात कर रहा हूँ, मैं रेगुलर लोगों की बात नहीं कर रहा. जो नॉन रेगुलर लोग हैं वो केवल डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट कोटा में. एक एक जो सीट है वो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में बिक जाती है. और लोग नॉन रेगुलर केवल एग्ज़ाम देते हैं और वो डिग्री अटेंड करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल होते हैं, और मेडिकल खोल लेते हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कि डिप्लोमा की डिग्री बेची जा रही है. क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत जल्दी डिग्री मिलती है और इसमें जो क्लिनिकल
मैनिफेस्टेशन है, यानी हॉस्पिटल के साथ जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी कम रहता है। इसमें जो पढ़ाई है आप समझ सकते हैं, जो बैचलर इन फार्मेसी है वो 4 साल का कोर्स है, जिसमें फार्मेकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ड्रग से रिलेटेड ड्रग डिज़ाइनिंग, फार्मेको इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सारे बहुत ही जो एडवांस कोर्स हैं वो इसमें जुड़े हुए रहते हैं। बट डिप्लोमा इन फार्मेसी बेसिक पढ़ाया जाता है, जिसमें जिसमें डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर ये जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसके भी अगर कोई व्यक्ति विदाउट अटेंडिंग एनी क्लास अगर वो इसको गेन कर लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इस प्रोफेशन के लिए एक नॉलेजेबल हब क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपको रेगुलर मेहनत करके अगर आप डिग्री गेन करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी के लिए। क्योंकि अभी मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा कि कैसे ये पूरी जो फार्मा इंडस्ट्री है या मेडिकल इंडस्ट्री है वो किस तरीके से स्टेब्लिश होती है। अगर आप देखते हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, पैरामेडिकल प्रोफेशन है, ये पूरा, और जो फार्मा इंडस्ट्री है ये पूरा पेशेंट के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्योंकि पेशेंट ही मेडिसिन खरीदता है, पेशेंट को जब कोई एलिमेंट होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद जो पूरा फार्मा सेक्टर है, जो रिटेल सेक्टर है, होलसेलर सेक्टर है, वो जिनका जो बनाने का जो भी मकसद है उनका एक ही कारण है, वो है पेशेंट। तो हम सब जो मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं और पैरामेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम सब का जो पहला दायित्व बनता है वो पेशेंट का हित है। पेशेंट को हम कितने से कम दवा से, एक्यूरेट दवा से, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग से कैसे उसको ठीक करते हैं, ये हमारा प्राइमरी मकसद है। क्योंकि मार्केट में जो ड्रग है उसके बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप पैरासीटामॉल लेना चाहते हैं, एमॉक्सिसिलिन लेना चाहते हैं, जो भी ड्रग्स हैं जो जेनेरिक हो चुकी हैं, उनके बहुत सारे मेडिसिन हमारे कंट्रीज़ में बनते हैं। तो ये जो आपको ये कह रहा था कि जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वो सारी पेशेंट के इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जो एमॉक्सिसिलिन है या पैरासीटामॉल है, उसको बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स उसको बना रहे हैं। तो जो डॉक्टर को जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच करते हैं, ज़्यादातर वो वही ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप ये बेसिकली देखेंगे कि जो भी मेडिकल स्टोर होता है किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के बगल में, तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड दवा है वो केवल उस आसपास के मेडिकल स्टोर में ही अवेलेबल मिलेगा। आप अगर उसको पर्टिकुलर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर रेडियस के आगे उस दवा का पता करेंगे तो वो दवा आपको नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए उस डॉक्टर से कम्युनिकेट करता है कि सर आप इस दवा को प्रिस्क्राइब करिए। तो उस डॉक्टर का जो काम है वो तो केवल डायग्नोसिस का होता है। आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर का जो काम है वो डायग्नोसिस का है, और डायग्नोस करके उस चीज़ को प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन। कि मान लो इन्हें कोल्ड कफ हुआ है तो इसको कौन सी ड्रग, क्लोरफेनारामिन मैलेट देनी है या कोरेक्स देनी है या कौन सी सिरप इसको प्रोवाइड करनी है, तो ये डॉक्टर को पता होता है। वो डॉक्टर उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है। पर कौन कौन से मार्केट में जो सेम सॉल्ट के अवेलेबल हैं मार्केट में, ये केवल मालूम होता है मेडिकल स्टोर या फार्मासिस्ट को कि और कौन कौन सी ब्रांड की दवा मार्केट में अवेलेबल है, किसकी पोटेंसी अच्छी है, किसके जो SOPs फॉलो किए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो बहुत अच्छा है, ये केवल एक फार्मासिस्ट को पता होता है। तो अगर आप देखते हैं कि तो फार्मासिस्ट का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। वो एक पेशेंट का जो कॉस्ट लग रहा है ट्रीटमेंट में ड्रग से खासकर रिलेटेड, वो उसको मिनिमाइज कर सकता है, रैशनलाइज कर सकता है और काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच में पेशेंट की काउंसलिंग कर सकता है। वो उसके साइड इफेक्ट बता सकता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बता सकता है। तो जो पेशेंट काउंसलिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रेटेड पार्ट है किसी भी फार्मासिस्ट का। तो जब अगर डिप्लोमा कोई भी व्यक्ति कर रहा है और उसको केवल डिग्री बांट दी जाएगी तो वो इन ड्रग से, उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से रिजेंबल नहीं कर पाएगा। वो उसकी जानकारी नहीं रख रहा है तो वो पेशेंट की काउंसलिंग क्या करेगा। एक अगर आप देखते हैं कि आज की टेक्नोलॉजिकल एरा में जो गूगल है उसमें
सारी चीज़ें अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उस इंफॉर्मेशन से आप अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती ही है, और उसके लिए एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो इशू मैंने आपको ये बताया है कि डिप्लोमा की डिग्री बांटी नहीं जानी चाहिए। इसका जो रेगुलेशन है, जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है, और इस तरीके की जिस भी कॉलेज में इस तरीके की माल प्रैक्टिस की जा रही है, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। आज आज का ही ये न्यूज़ है जिसमें नर्सिंग वालों ने डिप्लोमा को, जो बीएससी नर्सिंग है, जो डिप्लोमा की नर्सिंग है, उसको बंद कर एबॉलिशमेंट का उन्होंने एप्लीकेशन फिल किया है अपने काउंसिल में। तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चैनल तो डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरा इसमें यही राय है कि डिप्लोमा वाले के लिए एग्जिट एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि फार्मेसी में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। जैसे कि जो ग्रेजुएट वाले होते हैं वो जीपेट देते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो डिप्लोमा वाले हैं, या जो भी किसी भी प्रकार से आगे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और फार्मेसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए एक एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि हम फार्मेसी वालों का एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकें। अब आ जाते हैं बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का होता है, और इसकी टीचिंग के लिए जो मास्टर का व्यक्ति है, जो मास्टर इन फार्मेसी किया हुआ है, वो बिल्कुल एलिजिबल होता है उनको टीच करने के लिए। ये पीसीआई के लॉ के अकॉर्डिंग है। पर जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, वहाँ जब इंस्पेक्शन की बारी आती है, तो जो एम फॉर्म किए हुए हैं, जो कहीं बेरोजगार हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो केवल लगा दिया जाता है, और उनको एज अ रेगुलर लेक्चरर या रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर घोषित करके इंस्पेक्शन में क्लियरेंस प्राप्त कर लिया जाता है, और फार्मेसी काउंसिल की सीटें, फार्मेसी काउंसिल से सीटें अप्रूव करा ली जाती हैं। आप अगर समझ सकते हैं कि कोई भी कॉलेज को रन करना है, तो आपको मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से स्पेशलाइज, आपका क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल कोग्नोसी, फार्मेकोलॉजी, इनके सब के आपके स्पेशलाइजेशन के टीचर्स अवेलेबल हैं। तो वही अगर आपको पढ़ाते हैं, तभी आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नॉलेज मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें फेयरनेस आए। कोई भी उनकी मिनिमम सैलरी घोषित करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बेसिकली उनका क्या होता है, वो जब किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, जैसे ही वो फर्स्ट एम फॉर्म करके आते हैं, और वो जब कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो उनसे एक कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ फीस की बात की जाती है कि हम आपको इतनी सैलरी पे रखेंगे। और पीसीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक बेसिक पे है, वो 29,800 के अराउंड है। अब जब भी इंस्पेक्शन होता है, तो ये चीज़ उनको प्रूव करनी होती है। तो प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, वो जो 29,000 का जो सैलरी स्लिप है, वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्ट कर देते हैं, और आपसे ब्लैंक चेक ले लिया जाता है पहले से, आपके साइन से। और मान लो आपसे उनकी बात हुई है 15,000 की पर मंथ की, तो वो बाकी के जो 15,000 है वो बाद में विड्रॉ करा लेते हैं। और जब उनको इंस्पेक्शन में जब सैलरी का एक प्रूफ मांगा जाता है इंस्पेक्टर द्वारा, पीसीआई इंस्पेक्टर द्वारा, तो उनको एक प्रॉपर रिसिप्ट दिखा दी जाती है, जिससे उनको यह इंस्पेक्टर इस तरीके से एक्ट करते हैं कि यहाँ हर चीज़ प्रॉपर चल रहा है। तो ये एक फेक चीज़ को हमें बंद करना पड़ेगा, अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फार्मेसी में मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो केवल जैसे डिप्लोमा की उनको एफिलिएशन लेना है, तो वो लाइब्रेरी, उसके लिए पर्टिकुलर उनके पास रिक्वायरमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का, आपके पर्टिकुलर रूम का, क्लासरूम का, लाइब्रेरी का, कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, इसके लिए भी वो रातों रात, जैसे डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखी होगी, इस तरीके से व्यवस्था खड़ी कर देते हैं और अप्रूवल ले जाते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस बनता जा रहा है। तो ये परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसमें फेयरनेस लाना ही पड़ेगा। डिप्लोमा के लिए एग्जिट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है,
और बैचलर्स के लिए हर के लिए जीपैट क्वालिफाई करना ज़रूरी होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन के लिए एक एग्ज़िट एग्ज़ाम होना मेरे हिसाब से ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ मास्टर्स के लिए। मास्टर्स मैं उनको ही बोलूँगा करने को जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में अपना कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, फार्मिको विजिलेंस में जाते हैं, तभी मैं आपको मास्टर्स करने की राय दूंगा। मास्टर्स करने के लिए बेसिकली वो रिसर्च पे बेस्ड होता है, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट को ही चूज़ करना पड़ेगा जहां बहुत सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों, जैसे कि यूवी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एनएमआर है, आईआर है। इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट अगर उस यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है तब ये एक बहुत अच्छी बात होगी। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं फार्मेसी में, उनको मैं यहाँ एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बीएससी, एमएससी, बीएससी आपका 3 साल का कोर्स होता है, एमएससी 2 साल का कोर्स होता है। तो जब आप मिनिमम 4 ईयर का कोर्स कर लेते हैं तब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि बीएससी 3 साल का होता है। तो जब वो एमएससी के फर्स्ट ईयर में होते हैं तब वो नेट के लिए फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि आप लोग अगर बी फॉर्म करते हैं तो वो 4 साल का इट्स सेल्फ कोर्स है, तो ऑटोमेटिकली आप जेआरएफ कहलाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप जूनियर रिसर्च फेलो कहलाते हैं। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 95 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसमें आपका एक सोशल एंड कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन होता है और एक फॉरेंसिक साइंस होता है। ये सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट है, फार्मेसी से जुड़ा हुआ। पर आप इस क्योंकि आप प्योर उस बैकग्राउंड से नहीं है, इस कारण आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत होती है। तो क्योंकि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो एज अ जेआरएफ आपको 28,000, जो कि अब 38,000 पर मंथ होती है स्कॉलरशिप फेलोशिप, वो अवेलेबल होती है। पर फार्मेसी के जो बच्चे हैं जो बी फॉर्म कर लेते हैं उनके पास ये ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि जो 95 सब्जेक्ट हैं उसमें पूरे 95 सब्जेक्ट्स में फार्मेसी को रखा नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो बच्चे आगे चल के पीएचडी करना चाहते हैं और जो फेलोशिप का ढूंढते रहते हैं उनके लिए फेलोशिप की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज फार्मेसी आर कम्स अंडर टेक्निकल कोर्स, तो जो CSIR है, सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च, जो CSIR है वो एक एग्ज़ाम लेता है लाइफ साइंस के अंतर्गत, मैथमेटिकल साइंस के अंतर्गत, इसमें भरे जाते हैं। तो लाइफ साइंस भी बेसिकली बैकग्राउंड हो जाता है प्लेन साइंस वालों का, बीएससी वालों का। इसमें भी फार्मेसी सब्जेक्ट है नहीं, तो आप ये एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो सकते, तो आपको फेलोशिप नहीं मिल सकती। तो जितने भी फार्मेसी वाले हैं अगर उनको फेलोशिप की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल, और उस ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DST इंस्पायर होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू ही वो अपने लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट कर पाते हैं। तो ये एक इश्यू है। अगर आप जीपैट क्वालिफाई भी कर लेते हैं उसके बावजूद भी अगर आप PhD करते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, और यूनिवर्सिटी से जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है वही मिलती है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कंप्लीट छत्तीसगढ़ की बात है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और परेशानी है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में जो आपका कम्युनिटी जो PSC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके नीचे सब लेवल पे आपका एक अर्बन हेल्थ सेंटर भी होता है छोटा, जहाँ लगभग एक फार्मासिस्ट होता है, और जो PSC लेवल है वहाँ कहीं एक फार्मासिस्ट या कहीं 2 फार्मासिस्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 या 4 फार्मासिस्ट होते हैं, और इस तरीके से ये एक पूरा जो लेयर है सेगमेंट बढ़ता जाता है। पर अगर आप फार्मासिस्ट का जो शिफ्ट देखेंगे वो 6 घंटे की शिफ्ट होती है। तो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्मासिस्ट है उसका एक सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है दवा का प्रोक्यूरमेंट।
मेडिकामेंट का जो प्रोक्यूरमेंट है, स्टोर है, मैनेजमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो डिस्पेंस करने का राइट है, ये फार्मेसी का एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। और बार बार ये जो राइट है वो हमेशा क्लैश करता है जो को एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ वर्क करते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गया, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, जो फिजिशियंस हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिसिन इनके थ्रू ही निकल के आना है। तो होता क्या है कि जैसे आप नर्सिंग का देखेंगे तो जो नर्सेज जो होती हैं उनका जो शिफ्ट चलता है, 3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी होती है। एक होता है सुबह 8 बजे से 2 बजे, दूसरा होता है 2 बजे से 8 बजे, और एक रात का जो शिफ्ट होता है वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे से होता है। इन 3 शिफ्टों में नर्स काम करती हैं। रात का जो शिफ्ट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं होती है, एक स्लीपिंग मोड होता है, काफ़ी रश नहीं होता, इस कारण वो शिफ्ट सुबह 8 बजे तक एक्सटेंडेड रहता है। बट यहीं अगर आप फार्मासिस्ट का देखेंगे तो केवल 6 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है। तो अगर कोई ड्यूटी कर रहा होता है, जैसे नर्स को अगर मान लो नाइट ड्यूटी करनी है, तो अगर उसे जो इसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत है, जैसे कि डेक्सट्रो चढ़ाना है, सलाइन चढ़ाना है, या जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन है, तो वो फार्मासिस्ट से वो जो ड्रग है वो उसको पहले से डिस्पेंस करवा लेंगी या कंपाउंड करवा लेती हैं। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि जहाँ आपने दवा की थोड़ी सी भी हैंडलिंग दूसरों को देंगे तो ये रिस्क फैक्टर, पेशेंट के साथ रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर यही जैसे 3 शिफ्ट नर्सिंग का हो सकता है तो फार्मासिस्ट का भी 3 शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें मैं एक ही फार्मासिस्ट को 18 घंटे काम करने नहीं बोल रहा हूँ, आपको 3 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने पड़ेगा, क्योंकि जैसा एक बर्डन होता है उसके हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा ताकि बेटर पेशेंट कंप्लायंस आपको प्रोवाइड हो। जब 3 शिफ्ट में फार्मासिस्ट अवेलेबल रहेंगे किसी भी मेडिकल कम्युनिटी हेल्थ फार्मेसी से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फार्मेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो वो जब भी किसी भी ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो तुरंत उसे डिस्पेंस करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग करेगा जो भी अपने कंप्यूटर में है। तो इस तरीके का मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो फार्मासिस्ट का रोल और वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं यहाँ सभी फार्मासिस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो कोविड-19 में एज अ फ्रंट लाइनर के तौर पे अपनी सेवा हमारे देश में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही एक बिहाइंड द कर्टन वाला काम है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो हमेशा हाईलाइटेड रहे हैं। अगर आप एक देखें कि जो बोरिस जॉनसन है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी फार्मासिस्ट के एप्रिसिएशन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक अपना वीडियो वायरल किया था। तो हमारे भी जो आसपास के जितने जो पॉलिटिकल रीच या पॉलिटिकल पहुंच में है, वो अगर फार्मासिस्ट के जो काम है उसको अप्रिशिएट करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे तो कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में इसके बारे में लोगों को पता चलेगा कि फार्मासिस्ट बिहाइंड द कर्टन कितना इंपॉर्टेंट रोल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फार्मासिस्ट का अगर आप रोल देखेंगे तो वो इंडस्ट्री में भी हैं, वो आपके रिसर्च एरिया में भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में भी है, वो आपके जितने फार्मेको विजिलेंस है जिसमें आपको एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग भी करनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन आपके जो हेल्थ को सिक्योर करने के लिए एक पूरी टीम, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक प्रोफेशन है जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो मेडिकल का एक ही एसोसिएशन है जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसके तहत जो MBBS करते हैं, जो BDS हैं, वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। बट फार्मेसी में देखेंगे तो सारे एसोसिएशन डिवाइडेड हैं, यानी हर स्टेट का अपना एक अलग एसोसिएशन है और इनके अलग अलग मोटोज हैं, वो किसी एक मोटो पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मासिस्ट के लिए, जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो एक ऐसा एसोसिएशन इस्टेब्लिश करें जिसके अंडर सभी एसोसिएशन एक ध्येय के साथ फार्मेसी की भलाई के लिए काम कर सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो एक अलग बढ़ जाते हैं, बैचलर इन फार्मेसी हैं वो एक अलग बढ़ जाते हैं, मास्टर इन फार्मेसी है वो अलग बढ़ जाते हैं, PhD वाले हैं वो अलग बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोफेशन का एग्जीक्यूशन है वो अलग अलग हो जाने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम केवल एक ध्येय इसका जो है कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो सुप्रीम हमारा टारगेट
होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए हमें एक अंडर द बैनर और अपने नॉलेज बेस पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 2008 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्म डी को, जो यूएसए में एक बहुत ही बड़ी पोजीशन है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे उसको इंडिया में लाया गया था, बिल्कुल लॉ के तहत। अब उसमें स्टार्टिंग में 28 कॉलेजेस इनरोल्ड हुए थे, और जो ये फार्म डी का जो कोर्स है वो एक 6 साल का कोर्स है और एक है 3 साल का, जिसको पोस्ट बैकुलरेट कहते हैं। ये इक्वलेंट टू डॉक्टर है, इनकी जो नॉलेज है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बराबर है। अब क्या होता है, इनके लिए अगर आपने देखा भी होगा तो आज ये जॉब के लिए भटक रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है इनके पास। तो ये अगर आप कोई कैडर क्रिएट करते हैं फार्म डी, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो जब पास आउट होके निकलेंगे 6 साल में, तो उनके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमारे जितने भी काउंसिल्स हैं, जो भी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, और जितने भी एसोसिएशन हैं, उनको इस बारे पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर टेक्निकल कोर्स की डिग्री लेता है तो उसके लिए पॉसिबल, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो मेडिकल स्टोर खोल सके, वो हॉस्पिटल खोल सके, कि उसकी वो प्रैक्टिस कर सके या लेबोरेटरी बना सके। वो कहीं ना कहीं उस जॉब के लिए किसी ना किसी संस्था पे अप्रोच करेगा। तो फार्म डी का अभी ही 2017-18 में ये एक वो हुआ था कि आप इसको थोड़ा सा स्टॉप करें, जो एडमिशन जो इनटेक है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। जब फार्म डी की बात आती है तब यही एक ऐसी प्रोफेशन है जो डॉक्टर के इक्विवेलेंट होके क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर सकते हैं, या हम जिसको बोल सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू का। तो कई बार हम देखते हैं कि जो डिप्लोमा धारी जो लोग हैं वो प्रिस्क्रिप्शन राइट का हक मांगते हैं, पर ये एक मेरे ख्याल से ऐसी बात हो जाएगी कि हम खिलवाड़ कर जाएंगे। एक बेसिक एजुकेशन और स्टैंडर्ड को बिना मेंटेन किए हुए हम सोसाइटी में कभी अपनी पहचान नहीं बना सकते। सोसाइटी में पहचान बनाने के लिए हमें अपने नॉलेज बेस पे और हमारी जो अपनी काबिलियत है उसको हमें सबके सामने प्रूव करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिखता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जैसे एक पेशेंट को निमोनिया हो गया तो उसको एमॉक्सिसिलिन कैलवुनेट पोटेशियम 1000 mg पर 200 mg इन एवरी 8 आवर्स दिया गया, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए दिया गया था। तो अगर इसमें क्या किया, फार्मासिस्ट का वर्क कहाँ आता है, उसने तो ये मेडिसिन जो है कैलवुनेट पोटेशियम एमॉक्सिसिलिन उसको प्रिस्क्राइब कर दिया है, पर फार्मासिस्ट ने देखा कि जो उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो 12.5 ml पर मिनट के हिसाब से हो रहा है। इससे तुरंत जो फार्मासिस्ट है इंटरवेनेशन करता है और वो बताता है, रीनल गाइडलाइन को फॉलो करता है, और एमॉक्सिसिलिन का जो डोज है वो 100 mg पर 200 mg था, उसको फॉर एवरी 8 आवर से एवरी 12 आवर कर देता है। तो ये जो तुरंत जो रिस्पॉन्स एक फार्मासिस्ट ले सकता है वो डॉक्टर नहीं ले सकता, क्योंकि जो पेशेंट है और जो डॉक्टर है और जो फार्मासिस्ट है, तो उसके बीच का जो लिंक है वो फार्मासिस्ट है। कोई भी पेशेंट अगर आप देखेंगे, अब उसको फार्मासिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको डॉक्टर के पास जाना है तो उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर भी उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड रहता है, वो अपनी हर परेशानी नहीं बता सकता। पर अगर वो कहीं किसी फार्मासिस्ट के पास जाता है तो उसको कितने समय लेना है, कितने बार लेना है, इसके क्या क्या है, ये बीमारी खतरनाक तो नहीं है, वो एक खुल के जो चर्चा है वो एक फार्मासिस्ट से कर सकता है।